नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा करके देखिएगा। वहाँ पर भी हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को समझाने का प्रयास किया है। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, बंद गोभी, सब्जियां और सेम वर्ग। यहाँ पर 3 शब्दावलियां हैं और इनके बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से लुप्त पद ज्ञात करें। प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर तीसरे नंबर में आप देखेंगे तो ये दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें ये ज्ञात करना है और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास का। प्यारे दोस्तों, आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। अभी ये जो आंकड़ा है इसका डेटा बदल चुका है, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब अपने नोट सब्सक्राइब करने वाले साथियों ने देखना, मतलब यहाँ पर 60% ऐसे लोग थे जो सब्सक्राइब नहीं किए थे और क्लास देखते थे। लेकिन ये अब आंकड़ा जो है ये 63% का हो चुका है, यानी कि 63% अब ऐसे लोग हैं जो क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे हैं। तो प्लीज़ यार इसको कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। जिन लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, उन लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जल्दी से बताइए इस पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में पहले पद का दूसरे पद से जो संबंध है वही संबंध तीसरे पद का चौथे से ज्ञात कीजिए। साथियों देखो, यहाँ पर लिखा है गर्म का संबंध किससे है। यहाँ पर बोला गया है गर्म का संबंध ओवेन से है। किससे है साथियों? ओवेन से है। और हमसे पूछा है शीत का संबंध किससे होगा। क्या पूछा है भाई? शीत का संबंध पूछा है, किससे होगा। तो साथियों गौर से याद रखेंगे आप लोग, जो ओवेन होता है एक प्रकार का भोजन को गर्म रखने का साधन होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। आपने पिज़्ज़ा को तो खाया ही होगा या देखा होगा, ठीक है। जो पिज़्ज़ा होता है बनता है वो ओवेन में गर्म होकर बनता है। उसी प्रकार जैसे ही खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए हम ओवेन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही खाद्य पदार्थों को शीतल रखने के लिए यानी कि ठंडा रखने के लिए फ्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फ्रिज का। इस बात को याद रखेंगे, जैसे हम रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइसक्रीम नहीं बनेगा, एयर कंडीशनर नहीं बनेगा और साथियों बर्फ भी नहीं बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार खाद्य पदार्थ ओवन में गर्म किया जाता है, उसी प्रकार खाद्य पदार्थ फ्रिज में ठंडा किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कैलेंडर से संबंधित है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। साथियों दिए गए 61 दिनों बाद हमें बताना है कौन सा दिन होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहने वाला है। देखो मैं बात कर रहा हूँ कि आज मान लीजिए कोई डेट है, आज सोमवार है, लेकिन हमें बताना है कि 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो कैसे बताएंगे साथियों? एक बात याद रखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज सोमवार है, तो अगर मैं सोमवार के सोमवार काउंट करने लग जाऊं तो 61 दिन बाद भी कोई सोमवार आया होगा। आप बोलेंगे हाँ सर आया होगा। तो साथियों हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो भैया मैंने कहा कि आज जैसे सोमवार है, 7वें दिन बाद फिर से ये दिन रिपीट होगा। सोमवार 7 दिन बाद फिर से दिन रिपीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दिए गए 61 में 7 से भाग लगा देता हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे ही मैं भाग लगाता हूँ यहाँ पर 7 अट्ठे 56, ठीक है। यहाँ पर 56 हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। साथियों एक रिमाइंडर बच करके हम लोगों के सामने आता है, वो है 5। क्या है? 5। अब ये दिया गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो 5 है, अगर हम दिए गए दिन में जोड़ दें, यानी कि जो सोमवार दिया है, सोमवार में अगर हम 5 जोड़ दें साथियों, सोमवार में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो ये सोमवार के बाद क्या होता है, मतलब मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर क्या आता है? थर्सडे आता है, ठीक है। यानी कि THURSDE थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, सॉरी हाँ सैटरडे आता है। सैटरडे के बाद क्या होता है भैया? आप बोलेंगे यहाँ पर आ जाता है संडे, ठीक है। इस तरह से। लेकिन दोस्तों हमें तो 5 ही जोड़ना था, तो मैंने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 5 जोड़ा। तो प्यारे दोस्तों ये दिन कौन सा आया? S4 हमने अभी बताया था, सैटरडे, SATURDAY, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सैटरडे। तो आप बोलेंगे साथियों जो
दिए गए 61 दिन हैं, इनके बाद का जब हम दिन निकालने जाएंगे तो उत्तर बनेगा सैटरडे। सैटरडे का मतलब है शनिवार। शनिवार विकल्प नंबर डी में है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है साथियों, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है। साथियों ऐसा कौन सा अक्षर है जो जी से उतने ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर क्यों ना हम जी से वर्णमाला लिख लेते हैं। मैंने कहा जी से लिखने का प्रयास करते हैं। जी के बाद क्या होता है, एच होता है। एच के बाद क्या होता है, आई होता है। आई के बाद क्या होता है, जे। उसके बाद क्या होता है भैया, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। उसके बाद क्या होता है, ओ। उसके बाद क्या होता है, पी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम पी को थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, ओ पी। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू। एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू के बाद क्या हो जाएगा, आर। आर के बाद हो जाएगा एस। एस के बाद हो जाएगा टी। तो दोस्तों उसने बोला है कि कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना टी नाम का जो अक्षर है वो एम से दूर है। तो आप बोलेंगे एम से कितने अक्षर बाद आया है टी, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर बाद 7वां अक्षर टी आता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर यही प्रक्रिया हम जी में लगा देंगे। कहाँ पर, जी में। तो मैं कह रहा हूँ जी से अगर मैं देखता हूँ 7 अक्षर बाद तो कौन सा अक्षर आएगा, सॉरी 6 अक्षर बाद 7वां अक्षर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो 7वां अक्षर कौन आएगा साथियों, एन आएगा। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, उत्तर इसका एन आना चाहिए। देखो कैसे, एक बार फिर से इसको समझो। यहाँ पर मैं एक बार फिर से मिटाता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो एम है, एम से टी कितने दूर है, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर है। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जी से अगर पूछा है तो जी से मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 7वां अक्षर साथियों कौन सा आएगा, एन आएगा। और एन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। अब बहुत सारे साथी यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा रहा 7 पर और एम रहा है 13 पर। ठीक है, कितने पर, 13 पर। और टी रहा है कितने पर, यहाँ पर टी हमारा हो जाएगा दोस्तों कितने पर, तो आप बोलेंगे 20 पर। ठीक है, 20 पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 7 में जुड़ा है 6, 7 में जुड़ा है 6, 13 हो गया भैया। 13 में तो 7 जुड़ा है, लेकिन वो यहाँ पर 7 7 14 ऐसे कुछ कर लेते हैं, वो एम ही लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बार 6 जुड़ रहा है, दूसरी बार में 7, तो ये कैसे बनेगा, इसलिए उत्तर हमारा एन आएगा। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करो। देखो साथियों इसका सीधा सा हम आपको लॉजिक बताते हैं। बाहर की संख्याओं का गुणा करके हमें अंदर की संख्या प्राप्त करनी है, और जो सम्मुख संख्या है जैसे ये 5 है और ये 4 है, इनका आपस में गुणा करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 5 गुणा 4, जो भी आएगा उसको सामने रखेंगे। ठीक है, 5 गुणा 4 कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 5 चौके 20, ये तो बचपन में पढ़ा था। उसी प्रकार बाहर की दूसरी संख्याएं कौन कौन सी, 3 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, 3 का गुणा हम कितने में करेंगे साथियों, याद रखेंगे 2 में। तो 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 6। दोनों को जोड़ दो साथियों, 26 हो जाएगा। और यही 26 हमें मिडिल में दे रखा है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस 8 का इस 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे 4 से, 8 चौके कितना हो जाएगा भैया, 32 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम नीचे भी करेंगे यही, इस 6 का गुणा किससे, 5 से करेंगे। तो 6 गुणा 5 कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। और साथियों दोनों को जोड़ेंगे तो 62 होगा। देखो ये 62 बीच में दे रखा है, बस यही फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, यही वाला फॉर्मूला। बाहर का गुणा मतलब 3 का गुणा 8 में, 3 गुणा 8 कितना होगा भैया, आप बोलेंगे सर 24 होगा। उसी प्रकार 7 गुणा 5 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 7 गुणा 5, 7 पंचे 35 होगा। दोनों को जब जोड़ने जाएंगे तो 5 4 9 3 2 5 मतलब 59। कितना आएगा साथियों, 59 आएगा। और 59 दे रखा है विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। और वो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर बी नंबर का विकल्प आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको एक शीर्ष मिले, एक मिले आधार, उसके बाद इस तरीके से कुछ भुजाएं मिल रही हो, मैंने कहा ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप कहेंगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, ये तो एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा। अब मैं कह दूं आपसे, इस शीर्ष से मैं एक लंब डालता हूं, यहां से मैंने एक लंब डाला, तो बताओ अब कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर एक ये, दूसरा ये, लेकिन आप भूल जाएंगे कि तीसरा वाला सबसे बड़ा वाला भी बन रहा है। ठीक है, 2 तो हमने छोटे बन कर लिए और तीसरा बड़ा वाला। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, रीजनिंग के जो विद्वानों के द्वारा बताई गई है, वो है कि 1 + 2 जो भी दिए गए नंबर है उनको जोड़ दो, जितने भी त्रिभुजों की संख्या होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। बस इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, शीर्ष क्या है भैया, सभी में शीर्ष एक है, लेकिन साथ ही आधार अलग अलग हैं। पहला आधार यहाँ पर है, दूसरा आधार यहाँ पर है, तीसरा आधार यहाँ पर है। तो मैंने कहा एक ही शीर्ष से लंब आए हैं कुछ।
ठीक है, कुछ लंब आए हैं जिनकी संख्या क्या है 3 है, ठीक है, इस तरह से। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे पहले आधार मैं इस पर देखता हूँ 1 2 और 3, ठीक है साथी। तो हमने सभी को जोड़ा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, सबको जोड़ने के बाद कितना आया, 3 2 5 5 1 6, टोटल 6 ट्राइंगल मिल गए। उसके बाद साथियों अब यहाँ से जोड़ लेंगे इस वाले आधार से, तो 1 और 2, 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अभी देखो 1 और 2 जोड़ के 3 देखा था, तो 3 हम यहाँ पर भी रख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब नीचे वाले की बात रह जाती है। नीचे वाले आधार में देखते हैं 1 2 3 और 4, चूंकि सीड्स एक ही है इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4, देखो 3 तक जोड़ा था तो 6 आ गया था, 4 और जुड़ जाएगा तो 10। साथियों कुछ इस तरीके से 10 त्रिभुज ये हैं, 6 ये हैं और 3 ये हैं, 10 6 16 3 19। इस आकृति में जो साथियों त्रिभुजों की संख्या आएगी वो 19 आएगी, इस बात को याद रखेंगे, जो कि विकल्प नंबर 1 में है। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन में बोला गया है 6 नंबर में, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है घड़ी का। बताइए क्या बताना है, प्रतिबिंब। चलिए इसको एक बार देखते हैं। देखो साथियों, जब भी आपसे पूछ ले प्रतिबिंब, क्या पूछ ले, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, एक बनता है जल, एक बनता है जल और एक बनता है दर्पण, ठीक है, इस तरह से पूछा है। लेकिन हमसे एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं पूछा है दर्पण पूछा है या जल। जब ऐसा ना पूछे कि इसमें जल बताना है या दर्पण, तो हमेशा आप प्रायोरिटी देंगे दर्पण बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, दर्पण। तो कह रहे हैं वास्तविक समय 12:30 है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या है, तो हम बताएंगे दर्पण। और दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो दिया गया समय है 12:30, इसको साथियों हम दिए गए 11:60 में से घटा देते हैं। जबकि जब हमसे यहाँ पर पूछ ले क्या जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब के लिए 3 फॉर्मूले याद रखेंगे। 3 कौन कौन से, एक ये होता है 18:30 से, एक 18:30 से घटाते हैं, दूसरा हम 17:90 से घटाते हैं, ठीक है, 17:90 से घटाते हैं, और तीसरा हम 6:30 से घटाते हैं। तो ये तो जल के लिए 3 प्रकार के आ जाएंगे, ठीक है। जल पूछ ले तो 3 प्रकार से, जबकि दर्पण पूछे केवल 1 प्रकार से। तो भैया हम बताएंगे बेसिकली प्रायिकता हमने कहा आप कैसे देंगे, दर्पण को देंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे। भैया दिया गया समय कितना है, आप बोलेंगे 11:60 है। कितना है साथियों, गौर से समझो, दिया गया समय 12:30 है, लेकिन हमें तो 11:60 से घटाना है, हमें दर्पण बताना है। तो मुझे बताओ क्या मैं 12:30 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप बताइए, जल्दी से बताइए, क्या मैं इसे 00:30 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भैया जब हम रात में जगते हैं, आपने कभी कभी मोबाइल में देखा होगा, अगर 12 बजे तक जगे हैं तो एकदम से समय कितना हो जाता है, 000 इस तरह से हो जाता है, 0 मिनट इस तरह से, 0 घंटा 0 मिनट इस तरह से हो जाता है। तो भैया मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 11:60 में से 12 को 0 लिख दूंगा, 30 को 30 रहने दूंगा, घटा दूंगा, 60 में से 30 जाएगा 30 और 11 में जाएगा 00 में से तो 11। तो इसका जो सही उत्तर आएगा साथियों, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर 11:30 विकल्प नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। क्या आ जाएगा, 11:30 हमारा एकदम सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि अगर आपको ना समझ में आए तो इसमें क्या करें, अगर हमसे तो देखो यहाँ पर केवल प्रतिबिंब पूछा है, आपने सर दर्पण बता दिया। अगर जल की पूछ ले तो जल के लिए क्या करते हैं, हमने कहा 17:90 में से 17:90 में से आप घटा लो कितने को, 12:30 को। तो 12:30 को 17:90 में घटाओगे, अगर दर्पण पूछेगा तो 60 मिनट यहाँ पर और यहाँ पर कितना, 5 घंटा। तो भैया 5 घंटा 60 मिनट होता नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं 6 बजे। क्या लिख सकते हैं, 6 बजे। तो भैया ऑप्शन में कहीं भी 6 बजे नहीं है, तो इस कारण हमसे दर्पण तो पूछा है लेकिन जल प्रतिबिंब नहीं पूछा है। जल पूछ ले तो इस प्रकार से और दर्पण पूछ ले तो इस प्रकार से। मैंने दोनों बता दिए हैं, दोनों शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, मुकेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा है। दोस्तों पश्चिम की ओर मुकेश नाम का लड़का है, इसने 20 मीटर की दूरी तय की। भैया इसका मुख पश्चिम की ओर है, अब ये दाएं मुड़ने वाला है और दाएं मुड़ा है, 30 मीटर चला। तो भैया दाएं मुड़ने के लिए मैं इसे ऊपर की ओर मोड़ दूंगा और ये दूरी इसने 30 मीटर तय करी है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा है, फिर से दाएं मुड़ा है और 20 मीटर चला है। साथियों एक बार फिर से ये मनोज 20 मीटर दाएं मुड़ करके चला है। भैया उत्तर की ओर मुख है, दाएं मुड़ेगा तो पूर्व में जाएगा। अब पूछा अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। साथियों देखो यहाँ पर पूछा है, प्रारंभ तो उसने यहाँ से किया था, पहुँच अब यहाँ पर गया। भैया दूरी कितनी होगी, ये तो एक आयत बन जाएगा, सम्मुख भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो भैया अगर सामने वाली समान है तो ये भी सामने वाली समान होगी। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी साथियों,
30 मीटर आ जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। 30 मीटर विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 30 मीटर। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिए। चलिए देखिए साथियों, यहां पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक प्रश्न है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष है, तो कथन और निष्कर्ष के लिए हम आरेख के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बोला है कुछ ट्रेनें क्या हैं, कार हैं। तो प्यारे साथियों, हम यहां पर एक कथन बनाएंगे। एक मिनट, यहां पर मैं एक आरेख बनाऊंगा जो T4 ट्रेन को दर्शाएगा। किसको? T4 ट्रेन को। उसने बोला है कुछ ट्रेनें क्या है साथियों, कार हैं। तो ट्रेन का मैं इतना इतना सा जो पार्ट है ये C4 कार बना दूंगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे बोला है साथियों सभी कारें शाखाएं हैं। तो जितनी भी कारें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, S4 शाखाएं हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे भी बोला है साथियों, आगे क्या बोला है, सभी शाखाएं जाल हैं। तो जितनी भी शाखाएं हैं साथियों, जितनी भी शाखाएं हैं वो क्या हैं, J4 जाल हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद बोला है कुछ जाल कपड़े हैं। साथियों क्या बोला है कि कुछ जो जाल हैं, जाल का जो कुछ पार्ट है इतना इतना सा, मैं मान लेता हूं जाल का ये जो पार्ट है ये क्या है, ये K4 कपड़े हैं, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों हम यहां पर निष्कर्ष को निकालेंगे। निष्कर्ष कैसे? निष्कर्ष नंबर 1 को पढ़िए। कहा गया है कुछ कपड़े कार हैं, मुझे बताओ K4 कपड़े का पार्ट बताओ C4 कार में आ रहा है। आप बोलेंगे भाई नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है, और हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन मैंने जो आरेख बनाया है उस आरेख के माध्यम से मैं नहीं बना पा रहा हूं, और नहीं बना पा रहा हूं तो पहला वाला निष्कर्ष हम गलत कर देंगे। क्या हो जाएगा साथियों, पहला वाला गलत हो जाएगा, कुछ कपड़े कारें नहीं है। इसके बाद बोला है कुछ जाल ट्रेनें हैं। क्या साथियों J4 जाल का संबंध T4 ट्रेन से बन रहा है? आप बोलेंगे हाँ बन रहा है। देखो ये रेड वाला सर्कल इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है ना कार का, और इसके अलावा यहाँ पर किसका कर रहा है, कार के अलावा आपका कर रहा है शाखाओं का, शाखाओं के अलावा जाल का। ये तो ट्रेन से सभी क्रॉस कर रहे हैं, तो ट्रेनें जाल हो जाएंगी। अब कह रहा है कुछ शाखाएं ट्रेनें हैं, तो भैया अभी तो मैंने बताया कि शाखाओं का भी तो सर्कल ये क्रॉस कर रहा है ना ट्रेनों से, तो भैया ये वाला भी सही हो जाएगा, कुछ शाखाएं ट्रेनें भी हो गई। अब कह रहा है कुछ कपड़े ट्रेनें हैं, मुझे बताओ क्या साथियों K4 कपड़े T4 ट्रेन बन पा रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं बन पा रहे, और हो सकता है भैया बने अथवा ना बने, मुझे कुछ नहीं लेना देना, और नहीं लेना देना तो ये गलत हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में आप लोग बोलेंगे कि साथियों सेकंड वाला निष्कर्ष और साथियों थर्ड वाला निष्कर्ष ये दोनों अनुसरण करते हैं, अन्य दो गलत हैं। तो सेकंड और थर्ड के लिए कहाँ बोला है, विकल्प नंबर बी में। सेकंड और थर्ड केवल अनुसरण करते हैं, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उसके बीच में 3 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये बताओ। साथियों एक कक्षा है, मान लेते हैं कोई यहाँ पर एक इस तरह से कक्षा है, इस कक्षा में क्या है कुछ बच्चे हैं, उनमें से राजू नाम का जो बच्चा है वो ऊपर से साथियों कौन से स्थान पर है, ऊपर से राजू नाम का बच्चा कितने स्थान पर है। तो आप लोग याद रखेंगे, मैं R4 राजू को यहाँ पर R4 राजू बनाता हूं 10वें स्थान पर। ठीक है, R4 राजू 10वें स्थान पर हो गया। अब कह रहा है साथियों रवि नीचे से, रवि नाम का जो बंदा है वो नीचे से कितने स्थान पर है, ये भैया 21वें स्थान पर है। रवि, इसको RAVI लिख देते हैं। ठीक है, ये जो रवि है ये नीचे से 21वें स्थान पर है, और इसने साथियों अब ये बोल दिया कि इनके बीच में 3 छात्र स्थित हैं। मैं कहता हूं एक छात्र ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इन दोनों के बीच में 3 छात्र स्थित हैं। भैया ऊपर से जो राजू है वो 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 3 छात्र हैं। तो भैया इनको हम सभी को मिलकर के जोड़ देंगे, तो हमारे कुल के क्या आ जाएंगे, यहाँ पर कक्षा में स्टूडेंट मैंने कहा 10 तो बच्चे यहाँ पर हो गए राजू तक, 10 बच्चे राजू तक, उसके बाद 3 दोनों के बीच में है, 3 ये हो गए, और 21 बच्चे नीचे से कहाँ तक, रवि तक हो जाएंगे। तो भैया 21 यहाँ पर हो जाएगा, सभी को जोड़ो, 21 3 24 10 34, क्या हो जाएगा 21 3 24 10 34, और 34 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। यहाँ पर कुल कितने छात्र हैं, तो आप बोलेंगे कक्षा में छात्रों की संख्या 34 आएगी, और साथियों विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बंद गोभी, सब्जियां और सेम वर्ग को दर्शाता है। तो साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक आरेख बनाऊंगा, जो बड़ा सा आरेख होगा वो सब्जियों को डिनोट करेगा। किसको, सब्जियों को, क्योंकि सब्जियां बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे प्रकार की होती हैं, तो एक आरेख सब्जियों को दर्शाएगा। और सब्जियों में ही साथियों आपकी बंद गोभी आती है, तो आप बोलेंगे हाँ, मतलब इसको हम यहाँ पर सीधे लिख दें गोभी,
बताओ, इसको सीधा लिख देते हैं बंद गोभी, ठीक है। ये हमारी बंद गोभी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। इसके अलावा बंद गोभी तो बताओ सेम वर्ग की बात करते हैं, बंद गोभी तो बता दी सब्जियों के अंतर्गत आएगी। और सेम वर्ग क्या होता है भैया? सेम वर्ग वही होती है, वो सेम है, सेम जो सब्जी खाई होगी आलू के साथ में मिक्स में सूखी सब्जी बनती है सेम की, वही सेम वर्ग की बात कर रहा है। तो भाई सेम में भी कई प्रकार के वर्ग आते हैं, तो सेम वर्ग में कई प्रकार की सेमें आती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सेम वर्ग आपका सब्जियों के अंतर्गत भी आ जाएगा, ठीक है, इसको हम सेम वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आरेख आना चाहिए। देखो एक सब्जियों के लिए सबसे बड़ा आरेख इस तरह से, इस तरह से, उसके अलावा एक बंद गोभी के लिए, एक सेम वर्ग के लिए। ऐसी आकृति कहाँ पर है साथियों, मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर ऐसी आकृति विकल्प नंबर बी में है। साथी विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब है। आई होप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न में कहा गया है, यह जानने के लिए कि 60 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया है। कह रहा है कि यह जानने के लिए कि 60 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया है और क्या वे टेनिस, शतरंज, कैरम खेलते हैं। क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं? प्राप्त आंकड़ों में एक सचित्र आरेख प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ये आरेख आप लोगों को दिया है। कह रहा है एक आरेख प्रस्तुत किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कितने व्यक्ति हैं कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। बताओ ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल ना खेलते हों। टोटल हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 60 टोटल लोग हैं। कितने हैं? आप बोलेंगे सर 60 लोग टोटल हैं। 60 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 प्रकार के गेम खेलते हैं। कितने लोग हैं? और जो नहीं खेलते हैं वो हम अलग से 60 में घटा के निकाल देंगे। जो खेलते हैं अगर टोटल में से हम निकाल दें तो हमारे नहीं खेलने वाले आ जाएंगे। देखो गौर से समझो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 60 व्यक्ति हैं, वो 3 प्रकार के खेल खेलते हैं ये, और इनमें से मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को अगर निकाल लूँ और खेल वालों को और यहाँ 60 में से घटा दूँ तो बिना खेलने वाले आ जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ, तो सभी को जोड़ो। 12 और 11 23, 23 7 30, 30 और 10 40, 40 8 48, 48 9 हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा साथियों? 57। तो यहाँ पर टोटल 57 लोग ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं। 60 लोगों में से भाई अगर 57 खेल खेलते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 लोग हैं मात्र। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, और 3 लोग विकल्प नंबर डी में हैं। विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से जोड़ लो, गलती हो सकती है हमसे भी, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। चलिए जोड़ते हैं एक बार फिर से। 12 11 23, 23 7 30, 30 10 40, 40 8 48, 48 9 57। ठीक है, 57 आएगा। 60 में से घटाएंगे तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बार से फिर आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। साथ ही ये आंकड़ा बदल चुका है। 63% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग अपने नए साथियों को जोड़ें जो भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है या यूपी पुलिस की जो सुबह के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनकी तैयारी करना चाहता है तो अपने चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।